हेलो एवरीवन, वेलकम टू द गोल्डन डेज करियर पॉइंट। इतिहास के लास्ट प्रैक्टिस क्लास में हम लोगों ने इतिहास के परिचय, इतिहास के स्रोत, तिथियों का निर्धारण और इतिहास के वर्गीकरण में जो हमारा पहला भाग है इतिहास का, भारत के इतिहास में प्रागैतिहासिक काल, उसके अंतर्गत पाषाण काल जो आता है, ठीक है, पाषाण काल के सभी भाग, उन पर आधारित प्रश्नों की प्रैक्टिस हम लोगों ने की थी लास्ट क्लास में। और आज की क्लास में आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत हम लोग, ठीक है, आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत आद्य ऐतिहासिक काल, ठीक है, आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत सिंधु घाटी सभ्यता, ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता। तो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, ठीक है, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए लगभग क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एक दो। तो सिंधु घाटी सभ्यता पर आधारित हम लोग 50 क्वेश्चन आज की क्लास में प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा गया है, जॉन मार्शल के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता का कालक्रम क्या माना गया है, ठीक है। चलिए बताइएगा, जॉन मार्शल के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता का जो कालक्रम है वो क्या माना गया है। देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता का जो समय है, ड्यूरेशन है, वो अलग अलग विद्वानों के अनुसार अलग अलग है थोड़ा सा, ठीक है। तो यहाँ पर इन्होंने पूछा है नाम देकर के, जॉन मार्शल के अनुसार कितना माना गया है। ऑप्शन है 3250 बीसी से 2750 बीसी, 2300 बीसी से 1750 बीसी, 2500 बीसी से 1500 बीसी, या फिर 3000 बीसी से 2000 बीसी। बीसी का मतलब आप लोग समझ रहे होंगे, बीसी का मतलब बिफोर क्राइस्ट, ठीक है, बिफोर क्राइस्ट मतलब ईसा पूर्व, ठीक है। तो इसमें सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 3250 बीसी से 2750 बीसी तक जॉन मार्शल के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता का कालक्रम माना जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो ये देखिए समय से संबंधित प्रश्न है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर 2 पूछा गया है, डीपी अग्रवाल ने कार्बन 14 डेटिंग, ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पर वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग किया, इनके अनुसार सिंधु सभ्यता का समय क्या माना जाता है, ठीक है। ऑप्शन है 3250 बीसी से 2750 बीसी, 2300 बीसी से 1750 बीसी, 2500 बीसी से 1800 बीसी, या फिर 2000 बीसी से 1500 बीसी। इसमें सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका, 2300 बीसी से 1750 बीसी। ये किसने माना है? डीपी अग्रवाल ने। किस आधार पर? कार्बन 14 डेटिंग, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 वर्ष 1826 में किस अंग्रेज ने सबसे पहले अपनी पुस्तक नैरेटिव ऑफ जर्नीज, पहली बात तो ये पुस्तक का नाम इंपॉर्टेंट है, यही याद रखेंगे आप, नैरेटिव ऑफ जर्नीज, ठीक है। इस पुस्तक में इस सभ्यता मतलब सिंधु सभ्यता का अनुमान लगाया था, मतलब इन्होंने सबसे पहले इस किताब में इसका उल्लेख किया था, अंदाजा लगाया था कि यहाँ इस प्रकार की कोई सभ्यता हो सकती है। तो किसने लगाया था? अलेक्जेंडर कनिंघम ने, जॉन मार्शल ने, या फिर चार्ल्स मैसन ने, या फिर बर्टन बंधु ने। तो इसका सही जवाब चार्ल्स मैसन, ठीक है। चार्ल्स मैसन ने सबसे पहले अपनी किताब नैरेटिव ऑफ जर्नीज में, या कह सकते हो कि अनुमान लगाया था इस सभ्यता के बारे में, सिंधु सभ्यता के बारे में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया है, 1856 में कराची से लाहौर के बीच रेलवे लाइन बिछाते समय किन भाइयों ने सिंधु सभ्यता होने का अनुमान लगाया, ठीक है। देखिए ये क्वेश्चन जो है, इसमें एक इंटरेस्टिंग कहानी बताई गई। जब भारत में अंग्रेज शासन कर रहे थे और वो रेलवे लाइन बिछवाने का काम कर रहे थे, तो रेलवे लाइन के किनारे किनारे जो ईंट पत्थर लगाने होते हैं, तो मजदूर लोग एक जगह से लेकर के आ रहे थे, ठीक है। उन्होंने उस टाइम पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब देखा गया कि बराबर मतलब काफी मात्रा में वहां से ईंटें वगैरह निकल रही हैं, तो फिर सबसे पहले ध्यान गया। यहाँ पर पूछा है किसका ध्यान गया था, किन, ये देखिए किन भाइयों ने सिंधु सभ्यता होने का अनुमान लगाया था। ऑप्शन है दयाराम साहनी और राखलदास बनर्जी, या फिर बर्टन बंधु, जिसमें जेम्स और विलियम ये लोग शामिल थे। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी यही हो जाएगा, बर्टन बंधुओं ने, ठीक है। जब ये कराची से लाहौर के बीच रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी, तो इन लोगों ने सबसे पहले अनुमान लगाया था कि भाई इतनी भारी मात्रा में ईंटें वगैरह निकल रही हैं, पुरातात्विक चीजें निकल रही हैं, तो इसका मतलब ऐसा तो नहीं कि यहाँ पर कोई एक सभ्यता जैसी कोई हो बहुत पुरानी, ठीक है। तो उन्होंने अनुमान लगाया था, किसने? बर्टन बंधुओं ने।
चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 5। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के किस महानिदेशक के निर्देशन में 1921 में खुदाई प्रारंभ हुई? अब देखिए, जब बर्टन बंधुओं ने अनुमान लगाया कि यहाँ पर कोई सभ्यता हो सकती है, तो उसके बाद फिर वहां पर छानबीन शुरू हुई। ठीक है, और ये पूछा गया है कि सबसे पहले किस महानिदेशक के निर्देशन में वहां पर खुदाई प्रारंभ हुई? ऑप्शन: सर जॉन मार्शल, अलेक्जेंडर कनिंघम, मार्टिमर व्हीलर या फिर राखलदास बनर्जी। ठीक है, तो इसमें सही जवाब सर जॉन मार्शल, ये थे महानिदेशक। ठीक है, किसके थे? भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। ठीक है, इसके जो महानिदेशक थे उनके निर्देशन में 1921 में खुदाई प्रारंभ हुई। किसके निर्देशन में? सर जॉन मार्शल। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अब देखिए, निर्देशन इनका था, लेकिन अलग अलग जगहों पर अलग अलग अधिकारी जो है वो खुदाई करवाएंगे। वो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 पूछा गया है, हड़प्पा नामक स्थान पर वर्ष 1921 में किसके नेतृत्व में खुदाई संपन्न हुई? ये देखिए, इसी की बात मैं कर रहा था, इस प्रकार के क्वेश्चंस की। मतलब निदेशक जो थे उनके निर्देशन में काम शुरू हुआ था। अब ये कहा गया है कि जो स्थल था हड़प्पा, ठीक है, वहां पर 1921 में किसके नेतृत्व में खुदाई संपन्न हुई थी? ऑप्शन है राखलदास बनर्जी, एएस राव या फिर दयाराम साहनी या फिर सूरजभान। ठीक है, इसमें सही जवाब हो जाएगा आपका दयाराम साहनी, ऑप्शन नंबर बी। दयाराम साहनी के नेतृत्व में हड़प्पा नामक स्थल पर खुदाई प्रारंभ हुई थी, और फिर इसी स्थल के नाम पर इस पूरी सभ्यता का ही नाम पड़ गया हड़प्पा सभ्यता। ठीक है, किसी भी सभ्यता का नामकरण इसी प्रकार से किया जा सकता है। मतलब उस सभ्यता में जो सबसे पहली बार शहर मिला, कौन सा मिला? हड़प्पा, तो इसी के नाम पर पूरी सभ्यता का नाम पड़ गया। ठीक है, तो कुल मिलाकर के समझ ध्यान रखना है कि हड़प्पा सभ्यता में सिर्फ हड़प्पा नहीं है, कई नगर है। ठीक है, हड़प्पा है, मोहनजोदड़ो, चंद्रदुड़ो, कालीबंगा, लोथल, ठीक है, सुरकोटदा, ऐसे बहुत से हैं, ढेर सारे। तो सबसे पहले लेकिन हड़प्पा नामक स्थल पर खुदाई प्रारंभ हुई थी। किसके नेतृत्व में? दयाराम साहनी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 में क्या पूछा गया है? वर्ष 1922 में सिंधु प्रांत के लरकाना जिले में स्थित मोहनजोदड़ो, मोस्ट इंपोर्टेंट स्थल है ये, ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण स्थल है सिंधु घाटी सभ्यता का, में किसके नेतृत्व में खुदाई हुई? हड़प्पा में हम लोगों ने देख लिया। अब पूछा है कि मोहनजोदड़ो में किसके नेतृत्व में खुदाई प्रारंभ हुई थी? ऑप्शन: दयाराम साहनी, राखलदास बनर्जी, जगपति जोशी या फिर यज्ञदत्त शर्मा। ठीक है, इसमें सही जवाब हो जाएगा आपका राखलदास बनर्जी, शॉर्ट में आरडी बनर्जी भी बोल देते हैं इनको। ठीक है, तो इनके नेतृत्व में मोहनजोदड़ो में सबसे पहले खुदाई प्रारंभ हुई थी। चलिए, सन क्या था? 1921। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 8। तो इसको यहाँ किस कर लें। चलिए देखिए, पढ़िए क्या लिखा हुआ है, एक मिनट। ठीक है, अब पूरा प्रश्न दिख रहा है। ठीक है, चलिए पढ़िएगा। सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा जाता है? ठीक है, ऑप्शंस: क्योंकि यह सिंधु नदी के किनारे स्थित थी। अब देखिए, सिंधु नदी के किनारे स्थित थी पूरी सभ्यता, तो उसके लिए दूसरा नाम दिया गया था ना, सिंधु घाटी सभ्यता। यहाँ पर क्या है? हड़प्पा सभ्यता। ये पूछा है किसकी वजह से? ऑप्शन बी, क्योंकि इसकी खोज सबसे पहले हड़प्पा नामक स्थान पर हुई थी। अभी आपको पिछले क्वेश्चन में इस बात पर चर्चा की थी हम लोगों ने कि जिस सभ्यता में जो स्थल सबसे पहली बार खोजा जाता है, उसी के नाम पर पूरी सभ्यता का नाम पड़ जाता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्योंकि हड़प्पा इसका सबसे बड़ा नगर था, ये सही नहीं होगा, क्योंकि ये सबसे पहले खोजा गया था, इसी वजह से इस पूरी सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता पड़ गया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 9। ठीक है, देखिए क्या पूछा गया है। मार्शल, व्हीलर और गार्डन चाइल्ड जैसे विद्वानों के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता का उद्भव किस सभ्यता से हुआ है? ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। मिस्र की सभ्यता से। अब देखिए, ये सभी जो नाम दिए गए यहाँ पर, मार्शल हो गए, व्हीलर हो गए, गार्डन चाइल्ड हो गए, ये सभी विदेशी इतिहासकार हैं। ठीक है, तो इनके मतानुसार सिंधु घाटी सभ्यता का उद्भव किस सभ्यता से माना जाता है? क्योंकि कोई भी सभ्यता अगर विकसित होती है तो कहीं ना कहीं आसपास भी कोई सभ्यता पाई जाती है, तो माना जाता है कि उस सभ्यता के लोग इधर उधर गए होंगे तो उन्होंने नई सभ्यता विकसित की है। तो इसी से संबंधित उन्होंने कहा है
मतलब मार्शल व्हीलर और गॉर्डन चाइल्ड जो इतिहासकार है, विदेशी इतिहासकार है, इनके अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता का उद्भव किस सभ्यता से माना जाता है। इनका मानना था कि सिंधु घाटी सभ्यता जो है किसी सभ्यता से विकसित हुई है, ये स्वतः अपने आप नई सभ्यता के रूप में नहीं विकसित थी। इनका मानना था कि किसी सभ्यता से विकसित हुई है। ठीक है, तो ऑप्शन है मिस्र की सभ्यता से, सुमेरियन सभ्यता से, चीन की सभ्यता से, या फिर वैदिक सभ्यता। देखिए वैदिक सभ्यता का कोई सवाल ही नहीं उठता है क्योंकि बहुत बाद में आई थी वैदिक सभ्यता। ठीक है, अब देखेंगे यहाँ पर सही जवाब आपका सुमेरियन सभ्यता हो जाएगा। सुमेरियन सभ्यता मतलब ये मेसोपोटामिया की सभ्यता के अंतर्गत पड़ती है, मेसोपोटामिया। ठीक है, मेसोपोटामिया की जो विशाल सभ्यता थी उसी के अंतर्गत ये सुमेरियन सभ्यता थी। तो इनका मानना था कि सुमेरियन सभ्यता से ही सिंधु घाटी सभ्यता का उद्भव और विकास हुआ है। ठीक है, किनका मानना था, मार्शल व्हीलर और गॉर्डन चाइल्ड सभ्यता का। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अच्छा, ये सुमेरियन सभ्यता जो है ये भी मध्य एशिया के क्षेत्र में ही पड़ती है। ठीक है, ध्यान रखिए। क्वेश्चन नंबर 10, क्या पूछा गया है, स्थानीय मत के अनुसार कौन से साक्ष्य सिंधु सभ्यता और सुमेरियन सभ्यता के बीच समानता नहीं दिखाते जिससे विदेशी मत का खंडन होता है। ठीक है, अभी पिछले क्वेश्चन हम लोगों ने पढ़ा था, विदेशी विद्वान थे, उनके अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता का विकास और उद्भव कहाँ से हुआ, सुमेरियन सभ्यता से। लेकिन अब यहाँ क्वेश्चन में कहा गया है कि ऐसा कौन सा स्थानीय मत है जिनके अनुसार जो साक्ष्य प्राप्त हुए हैं वो सिंधु और सुमेरियन सभ्यता के बीच समानता नहीं दिखाते। इससे सिद्ध हो जाता है कि ना कि सुमेरियन सभ्यता से सिंधु घाटी का विकास नहीं हुआ है, ये अपनी स्वतंत्र सभ्यता थी। ठीक, मतलब वहां से नहीं विकसित हुई थी कुल मिलाकर के। ऑप्शन है ईंटों के आकार, सड़कें तथा नालियां, दूसरा सोना चांदी और तांबा धातु के आधार पर है, अनाज और पशुपालन, या फिर नदियों का पानी। ठीक है, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जो सिंधु घाटी सभ्यता थी वो बहुत ही अच्छी तरीके से विकसित थी, एकदम कह सकते हो कि सब मानकों पर आधारित बनी हुई थी। ठीक है, तो वहाँ की ईंटों का आकार एक निश्चित होता था, सड़कें बिल्कुल मतलब समकोण पर काटती हुई बनती थी। ठीक है, एक सिस्टम से पूरी सभ्यता बनी हुई थी। ठीक है, नालियों का मतलब पानी के निकास की उचित व्यवस्था थी, ये सारी मतलब ये सभ्यता बहुत ही सुव्यवस्थित थी। ठीक है, ये सारी चीजें वहां पर नहीं पाई गई सुमेरियन में। ठीक है, तो ये हमारा स्थानीय मत है, मतलब ईंटों का आकार एक जैसा नहीं है, सड़कें भी उस हिसाब से नहीं बनी है, नालियां भी उस हिसाब से नहीं बनी है सुमेरियन के हिसाब से। तो फिर किस आधार पर कह सकते हैं कि सुमेरियन सभ्यता से ही सिंधु घाटी का विकास हुआ। अगर सुमेरियन से आए होते लोग सिंधु घाटी में तो मतलब सुमेरियन में भी वही चीजें होती, लेकिन सिंधु घाटी में पाई गई ये चीजें सुमेरियन में नहीं पाई गई है। ठीक है, तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 11। एक मिनट, चलिए देखिए, राखलदास बनर्जी के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता का उद्भव किस समुदाय या संस्कृति के लोगों ने किया था। ठीक है, अब देखिए ये भी अच्छा क्वेश्चन है। राखलदास बनर्जी जो है भारतीय इतिहासकार है। ठीक है, अभी जो नाम आए थे वो विदेशी इतिहासकार थे, उनका मानना था कि सुमेरियन सभ्यता से विकसित हुई सिंधु घाटी सभ्यता। लेकिन राखलदास बनर्जी का मानना क्या है, आर्यों ने, या फिर सुमेरियनों ने, या द्रविड़ों ने, या फिर मिस्र के लोगों ने। तो इनका मानना था कि द्रविड़ लोगों ने सिंधु घाटी सभ्यता का विकास किया था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 में क्या पूछा गया है, सिंधु घाटी सभ्यता मुख्य रूप से किस प्रकार की सभ्यता मानी जाती है। ठीक, ऑप्शन है ग्रामीण सभ्यता, नगरीय सभ्यता, पाषाण युगीन सभ्यता, या फिर कबीलाई सभ्यता। ठीक है, अब देखिए आप लोगों ने जब पढ़ा होगा तो बताया गया होगा कि भारत के क्षेत्र में पहले नगरीय सभ्यता विकसित हुई, मतलब सिंधु घाटी सभ्यता पहले विकसित हुई जो कि नगरीय सभ्यता थी, बाद में वैदिक सभ्यता जो कि ग्रामीण सभ्यता मानी जाती है। ठीक है, इस क्रम में अगर देखा जाए तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। सिंधु घाटी सभ्यता कैसी थी, नगरीय सभ्यता थी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 13। क्या पूछा गया है, धातुओं के प्रयोग के आधार पर सिंधु सभ्यता को किस युग के अंतर्गत रखा जाता है। ठीक, अब देखिए आद्य ऐतिहासिक काल की सभ्यता है, अगर धातुओं के प्रयोग के आधार पर देखेंगे तो ऑप्शन देख लेंगे, लौह युगीन, नहीं लोहे की खोज अभी नहीं, कांस्य युगीन, स्वर्ण युगीन, या फिर ताम्र पाषाण काल। ठीक है, इसमें सही जवाब कांस्य युगीन सभ्यता है, कांस्य की खोज कर ली थी इन लोगों ने, इसलिए इसको कांस्य युगीन सभ्यता बोलते हैं। ठीक है, तांबा और टिन की मिश्र धातु कांसा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। ऐतिहासिक कालखंड की दृष्टि से सिंधु सभ्यता को किस काल में शामिल किया जाता है। ठीक है, अब देखिए अभी आपको बता ही चुके हैं ऐतिहासिक कालखंड, ऑप्शन है ऐतिहासिक काल बिल्कुल नहीं,
ऐतिहासिक काल ऐसा समय होता है जहाँ पर पुरातात्विक और साहित्यिक हर प्रकार के साक्ष्य मिले हों और साहित्यिक स्रोतों को पढ़ा भी जा सके। ठीक है, भाषा जो है वो पढ़ी जा सके। प्राग ऐतिहासिक काल में भाषा ही नहीं थी भाई, प्रागैतिहासिक काल में सिर्फ सिर्फ साक्ष्य थे। ठीक है, बर्तन वगैरह, पत्थर वगैरह, औजार वगैरह। आद्य ऐतिहासिक काल, इसमें क्या था, साक्ष्य तो थे लेकिन पढ़े नहीं जा सके। ठीक है, उत्तर आधुनिक काल या आधुनिक काल के अंतर्गत आ जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। आद्य ऐतिहासिक काल ऐसा समय जहाँ पर पुरातात्विक और साहित्यिक दोनों स्रोत मिलते हैं इतिहास को पता करने के। ठीक है, लेकिन उन साहित्यिक स्रोतों में भाषा कैसी थी जिसको पढ़ा नहीं जा सका। ठीक है, चलिए, सिंधु घाटी सभ्यता की जो भाषा, मतलब जो भी चीजें मिली हैं, मुहरे वगैरह या जो भी लिखा हुआ मिला है, उसको पढ़ा नहीं जा सका है। ठीक है, तो ऐतिहासिक कालखंड की दृष्टि से सिंधु सभ्यता का काल जो है वो कौन सा है, आद्य ऐतिहासिक काल है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। ठीक है, देखिए क्या पूछा गया है। हड़प्पा सभ्यता के भवनों के दो भागों, अब देखिए आप लोगों ने पढ़ा होगा कि हड़प्पा सभ्यता के जो भवन थे वो दो भागों में बटे रहते थे, उच्च भवन और निचला भाग, निम्न भवन जिसको बोलते थे। इससे समाज के बारे में क्या पता चलता है, मतलब ये जो व्यवस्था थी उनकी उच्च और निम्न वाली, ठीक है, इससे उस समय के, मतलब सिंधु घाटी सभ्यता के, सिंधु सभ्यता के समाज के बारे में क्या पता चलता है। समाज अमीर तथा गरीबों में बटा था। ठीक है, वहां केवल सैनिक रहते थे। समाज पूरी तरह समान था, वहां कोई नहीं रहता था। देखिए ये ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं होगा। अगर समान होता तो ये बांटने की क्या जरूरत थी भाई। सैनिकों का भी ऑप्शन नहीं, पहला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। समाज जो था वो अमीर और गरीब, ठीक है, इनमें बटा था। इसका मतलब समाज में समानता नहीं थी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 16। सिंधु घाटी की सभ्यता कुल कितने क्षेत्रफल में फैली हुई मानी जाती है। ठीक है, यहाँ पर क्षेत्रफल पूछा पूरा मिलाकर के। हड़प्पा सबसे पहले खोजा गया, उसके बाद मोहनजोदड़ो, ठीक, कालीबंगा, लोथल, इस तरह के जितने भी क्षेत्र खोजे गए हैं सबका पूरा अगर देखा जाए तो कितना किलोमीटर में, लगभग 5 लाख वर्ग किलोमीटर, क्योंकि क्षेत्रफल देख रहे हैं तो लंबाई और चौड़ाई। ठीक है, इस तरीके से देखेंगे, लगभग 5 लाख वर्ग किलोमीटर, या फिर लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर, लगभग 20 लाख वर्ग किलोमीटर, लगभग 8 लाख वर्ग किलोमीटर। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी, लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर में पूरी सभ्यता फैली हुई, ठीक, मानी जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वी पुरा स्थल कौन सा है जो उत्तर प्रदेश में स्थित है। ठीक है, सबसे पूर्वी पूछा गया है। ऑप्शंस क्या है, मांदा, आलमगीरपुर, दाइमाबाद या फिर सुतकांगेडोर। अब देखिए सबसे पूर्वी पूछा है इन्होंने। ठीक है, तो पूर्व में से कौन सा पड़ेगा, ये पड़ जाएगा आलमगीरपुर। ठीक, आलमगीरपुर। बाकी दाइमाबाद पर कहाँ पड़ेगा, महाराष्ट्र में, और ये सुतकांगेडोर पाकिस्तान के क्षेत्र में चला जाएगा। ठीक है, तो कौन सा सही हो जाएगा, आलमगीरपुर, जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है। ये सिंधु सभ्यता का सबसे पूर्वी पुरा स्थल है। ठीक, अच्छा क्वेश्चन है ये। चलिए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 18। जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी के तट पर स्थित सबसे उत्तरी पुरा स्थल का नाम। अब देखिए कौन सा पूछा है, जम्मू कश्मीर में सबसे उत्तरी हो जाएगा, उत्तर प्रदेश में सबसे पूर्वी था। ठीक है, सबसे उत्तरी रोपड़, राखीगढ़ी, मांदा या फिर बनवाली। ठीक है, तो इसमें सही जवाब मांदा, मांदा कश्मीर में पड़ता है। यही कौन सा हो गया, सबसे उत्तरी पुरा स्थल। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 19। महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में गोदावरी नदी के तट पर स्थित सबसे दक्षिणी पुरा स्थल कौन सा। देखिए इन प्रश्नों में आपको एक जानकारी और मिल रही है, किस नदी के तट पर है ये। ठीक, क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो गोदावरी नदी के तट पर कौन सा सबसे दक्षिणी पुरा स्थल, पूर्वी हो गया, उत्तरी हो गया, अब दक्षिणी। ठीक है, पश्चिमी कौन सा हो जाएगा, पाकिस्तान में सुतकांगेडोर हो जाएगा। यहाँ पर पूछा उन्होंने दक्षिणी कौन सा होगा, ऑप्शन है लोथल, दाइमाबाद, भगतराव या फिर कालीबंगा। ठीक, तो इसमें कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी, दाइमाबाद। ये पड़ता है सबसे दक्षिण में, कहाँ पड़ता है, महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में, गोदावरी नदी के तट पर, दाइमाबाद। ठीक है, कौन सा स्थल है ये सिंधु सभ्यता का सबसे दक्षिणी पुरा स्थल है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 20। सिंधु घाटी की सभ्यता के पुरा स्थल मुख्य रूप से किन 3 देशों से प्राप्त होते हैं। अब देखिए क्योंकि ये काफी एक विस्तृत सभ्यता है, ठीक है, उस टाइम पर बंटवारा नहीं तो हुआ था भारत का हमारे, तो
कह सकते हैं कि मतलब जो क्षेत्र थे वो पाकिस्तान में भी पाए जाएंगे, कुछ अफगानिस्तान में भी पाए जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपसे देख सकते हैं आप क्या पूछा गया है। सिंधु घाटी की सभ्यता के पुरा स्थल मुख्य रूप से किन 3 देशों से प्राप्त होता है? तो हमारे आसपास के कौन से 3 देश? भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। बाकी देख लेते हैं, भारत, चीन और नेपाल, वहाँ कोई मतलब नहीं सिंधु। चीन और नेपाल के क्षेत्र में सिंधु सभ्यता का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, ईरान और इराक है तो मध्य एशिया में पहुंच जाओगे। भारत, श्रीलंका दक्षिण में, इसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। ठीक है, भारत में सबसे ज्यादा स्थल है, फिर पाकिस्तान में और अफगानिस्तान में है। ठीक है, चलिए सबसे कम कहाँ है? अफगानिस्तान में। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 21। इसमें पूछा गया है अफगानिस्तान से सिंधु घाटी सभ्यता के केवल 2 पुरा स्थल। देखिए सबसे कम यही से है, कितने हैं? 2 ही है। ठीक है, मिले हुए कौन कौन से हैं? हड़प्पा और मोहनजोदड़ो नहीं, पाकिस्तान में दोनों। सोरथगुई और मुंडी काक, ठीक यही वाला सही है। ये कहाँ पड़ते हैं? अफगानिस्तान में। ठीक है, बाकी कोई नहीं। तो ये 2 हैं, याद रखेंगे आप। अफगानिस्तान में पहली बात तो सिर्फ 2 ही पुरा स्थल है सिंधु घाटी सभ्यता के। ठीक है, कौन कौन से? सोरथगुई और मुंडी काक। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। चलिए देखिए, बताइए आंसर इसका। हड़प्पा स्थल पाकिस्तान के किस प्रांत में और किस नदी के तट पर स्थित है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कई बार पूछा गया है, क्योंकि हड़प्पा के नाम पर ही तो पूरी सभ्यता का नाम पड़ा है, हड़प्पा सभ्यता। और यही पूछ दिया उन्होंने कि हड़प्पा स्थल जो है वो पाकिस्तान में है, तो क्लियर हो गया। ठीक है, याद रखेंगे आप लोग, किस प्रांत में है और किस नदी के तट पर। नदी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ऑप्शन, सिंध प्रांत सिंधु नदी, पंजाब प्रांत रावी नदी, बलूचिस्तान प्रांत दस्क नदी, हरियाणा घग्गर। हरियाणा तो पाकिस्तान में है नहीं, पहली बात। ठीक है तो ये ऑप्शन तो हट ही गया। इसमें ऑप्शन नंबर बी, पंजाब में रावी नदी के तट पर हड़प्पा स्थल पड़ता है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। चलिए बताइए आंसर इसका। सभ्यता का सबसे बड़ा नगर, सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा नगर मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किस तट पर स्थित है? ये भी अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा? मोहनजोदड़ो। इस सिंधु नदी के किस तट पर स्थित है? अच्छा देखिए, मोहनजोदड़ो का एक और नाम है क्या? मृतकों का टीला। इसको बोलते हैं मृतकों का टीला, ये भी याद रखेंगे। ठीक है, मृतकों का टीला। अभी पूछा है कि कहाँ पर पड़ता है। ऑप्शन है बाएं तट पर, दाएं तट पर, उत्तरी तट पर, पूर्वी मुहाने पर। ठीक है, क्या पूछा इन्होंने? सिंधु नदी के किस तट पर पड़ता है? तो इसका सही जवाब दाएं तट पर। सिंधु नदी के दाएं तट पर पड़ता है मोहनजोदड़ो। ठीक है, पाकिस्तान साइड में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। अच्छा 23 ही है भी। हाँ, क्वेश्चन नंबर 24। पाकिस्तान के बलूचिस्तान में दस्क नदी के तट पर स्थित सबसे पश्चिमी पुरा स्थल का नाम। अब देखिए, सबसे पश्चिमी पूछा है इन्होंने। ठीक है, अब हम बता भी चुका हूं आपको। सबसे पूर्वी में उत्तर प्रदेश। ठीक, कौन सा आएगा? आलमगीरपुर, उत्तर प्रदेश में। ठीक है, फिर सबसे दक्षिण में क्या है? दाइमाबाद। और उत्तर में कश्मीर में कौन सा था? मांदा। अब यहाँ पर कौन सा पूछा है इन्होंने? सबसे पश्चिमी। ठीक, कहाँ पड़ता है ये? पाकिस्तान में। ऑप्शन से सुतकांगे डोर, डावरकोट, बालाकोट या फिर चनहुदुर। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए, सुतकांगे डोर पड़ता है। ठीक है, याद रखेंगे। चारों दिशाएं हो गई। ये कौन सा हो गया? आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में पड़ेगा। ठीक है, ये कश्मीर में पड़ेगा, जम्मू कश्मीर में। और ये महाराष्ट्र में। ठीक है, महाराष्ट्र में। और ये वाला पाकिस्तान में। ठीक है, PAK। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। हरियाणा में स्थित कौन सा पुरा स्थल भारत में प्राप्त सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल? अब देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन थोड़ा सा समझने की कोशिश करिएगा। पूरी सिंधु सभ्यता की बात करें तो मोहनजोदड़ो सबसे बड़ा हो गया। ठीक है, अब इन्होंने पूछा कि भारत में सबसे बड़ा कौन सा है, तो वो अलग हो जाएगा। बनवाली है, राखीगढ़ी है, कालीबंगा है या फिर लोथल है। ठीक है, तो भारत में प्राप्त, फिर से क्वेश्चन पढ़ेंगे। हरियाणा में स्थित कौन सा पुरा स्थल भारत में प्राप्त सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल माना जाता है? तो भारत की बात करेंगे तो राखीगढ़ी है। पूरी सभ्यता का मोहनजोदड़ो है। ठीक है, जो कि पाकिस्तान में है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26।
किस पुरा स्थल से काले रंग की चूड़ियां, जुते हुए खेत तथा अग्निकुंड के साक्ष्य मिले हैं? ऑप्शन है लोथल से, कालीबंगा से, धौलावीरा से, सुरकोटधा से। ठीक है, अब देखिए काले रंग की चूड़ियां मतलब कालीबंगा, क्या हो जाएगा कालीबंगा ऑप्शन, ध्यान रखेंगे इसको। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। गुजरात का कौन सा पुरा स्थल एक बंदरगाह पत्तन, ठीक है, इसको गोदीवाड़ा बोलते हैं, के रूप में प्रसिद्ध था? गुजरात का कौन सा पुरा स्थल बंदरगाह, ठीक है, जहां से व्यापारिक कार्य होते थे? ऑप्शन है धौलावीरा, सुरकोटढ़ा, लोथल या फिर रंगपुर। ठीक है, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी, लोथल। गुजरात का लोथल जो है ये एक बंदरगाह के रूप में फेमस था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 28। अब देखिए फिर से गुजरात का ही क्वेश्चन पूछा गया है। गुजरात का वह कौन सा एकमात्र व्यवस्थित शहर था जिसके भवन 3 भागों में बटे हुए थे? अब देखिए पूरी सभ्यता में एक ही स्थल था जहां पर 3 भागों में बटे हुए थे भवन। लोथल था या फिर धौलावीरा था या फिर रंगपुर था या कालीबंगा था? इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी, धौलावीरा जो था वो 3 भागों में बटा हुआ नगर था। ठीक, ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 29। अच्छा, प्रश्न नंबर 29। किस स्थल से घोड़े की हड्डियों के अवशेष प्राप्त हुए हैं? ऑप्शन सुरकोटढ़ा, लोथल, हड़प्पा या फिर चंद्रपुर। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए, सुरकोटढ़ा से। ठीक है, याद रखेंगे, सीधे से क्वेश्चन है, फैक्ट है। घोड़े की हड्डियां कहाँ से? सुरकोटढ़ा से। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 30। इसमें पूछा गया है, सिंधु घाटी सभ्यता के नगरों में सड़कें एक दूसरे को किस कोण पर काटती थी? ठीक, अब देखिए ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बहुत सरल क्वेश्चन है। स्टार्टिंग में ही आपको बताया था कि बहुत ही सुव्यवस्थित नगर था ये। ठीक है, कितने डिग्री पर काटती थी? 90 डिग्री पर, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, समकोण बोल लीजिए या फिर 90 डिग्री। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 31। इस सभ्यता से प्राप्त ईंटों की लंबाई, चौड़ाई और मोटाई का सामान्य अनुपात क्या था? अब देखिए इसी के आधार पर तो जो सुमेरियन सभ्यता थी, ठीक है, उसका मत खंडित किया गया था कि मतलब उससे मिलती जुलती नहीं है। ऑप्शन है 1:2:3, 4:2:1, 3:2:1 या फिर 5:3:2। ठीक है, ईंटों की जो लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात जो था क्या था? अगर आप बना के देखेंगे तो इस तरीके से अगर हम एक घनाभ बनाएं, ठीक, तो इसमें लंबाई, चौड़ाई और मोटाई सब आ जाएगा। ठीक, मान लिया हमने ये ईंट है, ठीक है, तो इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी? ये रहेगी 4, तो इसका आधा चौड़ाई होती थी उसकी। अब चौड़ाई भाई कैसे दिखाएंगे आपको? लंबाई हो गई, ये चौड़ाई है, ठीक है, ये वाला जो है, थोड़ा सा पेन चेंज कर लें फिर बताएं, ये वाला जो है, ठीक, ये क्या हो जाएगी? चौड़ाई हो जाएगी। तो ये 4 से आधी कितनी हो जाएगी? 2। ठीक, फिर ऊंचाई, ये वाला क्षेत्र क्या ऊंचाई है, ये उसका भी आधा 1, तो क्या बनकर के आया? 4:2:1, मतलब लंबाई की आधी चौड़ाई और चौड़ाई की आधी ऊंचाई, तो ऑप्शन नंबर बी। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ध्यान रखेंगे ईंटों का अनुपात पूछा जाता है क्वेश्चन में, परीक्षाओं में पूछा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32। क्या पूछा गया है भाई? अनाज के भंडारण के लिए बनाए गए बड़े बड़े भवनों को क्या कहा जाता था? बहुत ही सरल क्वेश्चन है। ऑप्शन सभागार, सभागार सभा लगती है वहां पर। अन्नागार, ठीक, अन्न का भंडार, ठीक, अन्न का भंडारण करने का स्थान अन्नागार कहलाता था। स्नानागार स्नान करने के लिए हो गया। गोदीवाड़ा पट्टन, पत्तन जो होता था, मतलब जो बंदरगाह टाइप के होते थे। ठीक है, तो अन्नागार यहाँ पर सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 33। चलिए बताइए आंसर। हड़प्पा स्थल से प्राप्त R37, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, का संबंध किससे है? ठीक है, हड़प्पा स्थल से प्राप्त R37 एक स्थल है, ये भी एक स्थान है। क्या है? एक स्थान है, जगह है, इसको R37 बोलते हैं। क्या है? एक विशाल अन्नागार है, या फिर एक विशिष्ट कब्रिस्तान है, तांबे के बड़े उपकरण है, या फिर एक विशेष जलकुंड से इसका मतलब है। किससे संबंध है? विशिष्ट कब्रिस्तान। ध्यान रखेंगे R37 मतलब एक विशिष्ट कब्रिस्तान। चलिए अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 34।
किस स्थल से कांसे की नर्तकी की मूर्ति, अब देखिए कई बार क्वेश्चन ये पूछा गया है कि कांसे की नर्तकी की मूर्ति, या फिर ऐसे पूछते हैं कि नर्तकी की मूर्ति किसकी बनी थी, तो कांसे की, ये भी ध्यान रखेंगे। कांस्य विन सभ्यता काहे की बनी थी, कांसे की। पूछा क्या है, कांस्य की नर्तकी की मूर्ति और पुरोहित की मूर्ति प्राप्त हुई है किस स्थल से, बताइए कहाँ से प्राप्त हुई है। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ऑप्शन क्या है, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल या फिर कालीबंगा। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी, मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 35। प्रश्न नंबर 35 बताइए। लिपस्टिक, कंघा, काजल, पाउडर, मतलब ये सब कैसे हैं, सौंदर्य सामग्रियां हैं। ठीक है, और मनके बनाने का कारखाना, कुल मिलाकर के सजावट से संबंधित सारी चीजें हैं ये। ठीक है, किस स्थल से मिला है, ऑप्शंस मोहनजोदड़ो, चनहुदड़ो, बनवाली या फिर रोपड़। तो ये जितने भी सौंदर्य वाली चीजें हैं, ठीक है, सजावट वाली चीजें हैं, सब कहाँ से, चनहुदड़ो से प्राप्त हुई, ध्यान रखेंगे, अच्छा क्वेश्चन है ये। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 36। इसमें क्या पूछा गया है, हरियाणा के किस स्थल से मिट्टी के बने हुए हल तथा बैल के साक्ष्य मिले हैं। ठीक, ऑप्शन राखीगढ़ी, बनवाली, कालीबंगा या फिर रोपड़। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी, ये कहाँ से प्राप्त हुए, बनवाली से। बनवाली से मिट्टी के बने हुए हल और बैल। ठीक, ध्यान रखेंगे। चलिए, मतलब यहाँ पर जितने भी पुरा स्थल है, हर पुरा स्थल की कोई ना कोई विशेषता है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो मैंने यहाँ पर शामिल किए हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे, बनवाली से क्या मिला है, मिट्टी के बने हुए हल और बैल। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 37। पंजाब में सतलुज नदी के तट पर स्थित किस स्थल से तांबे की कुल्हाड़ी प्राप्त हुई है। ठीक, ऑप्शंस संगोल, रोपड़, राखीगढ़ी या फिर आलमगीरपुर। अब देखिए पंजाब, आलमगीरपुर तो है नहीं पंजाब में, ठीक, तो ऐसे बाहर हो गए। अब क्या पूछा है, तांबे की कुल्हाड़ी, तो ध्यान रखेंगे जितने भी सुंदर औजार बने हैं, ठीक है, वो सब कहाँ गए, रोपड़ से प्राप्त हुए हैं। ठीक, इसको रूपपुर, रूपनगर भी बोलते हैं, तो रोपड़ से प्राप्त हुए हैं जितने भी सुंदर औजार हैं। तो इसमें क्या पूछा, तांबे की कुल्हाड़ी, क्या सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, रोपड़। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38। लोथल के अतिरिक्त वह कौन सा स्थल है जहां से धान या चावल की भूसी के प्रमाण मिले हैं। रंगपुर, सुरकोटढ़ा, धौलावीरा, कोटदीजी। बताइए इसका सही जवाब रंगपुर हो जाएगा। ठीक है, रंगपुर से, मतलब लोथल में तो मिले ही हैं, लोथल के अलावा कौन सा स्थल है जहां से धान और चावल की भूसी मिली, तो रंगपुर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 39। सिंधु घाटी सभ्यता के सामाजिक जीवन का मुख्य आधार क्या था और इसकी प्रकृति कैसी थी। समाज के बारे में थोड़ा बहुत पूछा है, ठीक है, पढ़ा होगा आप लोगों ने, बताइए भाई। सिंधु घाटी सभ्यता के समाज के बारे में, जीवन के बारे में। नंबर 1 ऑप्शन कबीला और पितृसत्तात्मक। अब देखिए नगरीय सभ्यता थी तो कबीला तो होगा नहीं, ठीक है। परिवार और मातृसत्तात्मक हो सकता है। फिर सेना और तानाशाही, राज्य और लोकतांत्रिक, ठीक, लोकतांत्रिक तो नहीं था, ठीक है। तानाशाही की भी कोई बात नहीं थी, हाँ समान, समाज में समानता जरूर नहीं थी लेकिन तानाशाही नहीं थी। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्योंकि इस सभ्यता से जितनी भी मूर्तियां वगैरह मिली वो ज्यादातर महिला संबंधित मूर्तियां हैं, तो मात्र सत्तात्मक वहां पर समाज था, ठीक, और परिवार में रहा करते थे ये लोग। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 40। ठीक है, बताइए भाई, कर्म के आधार पर सिंधु सभ्यता का समाज मुख्यतः किन वर्गों में बटा हुआ था। जाति के आधार पर नहीं पूछा है, कर्म के आधार पर, ठीक है, जो कार्य करते थे उसके आधार पर। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये जो बंटवारा है, डिवीजन जो है वो वैदिक काल का है। अगला, विद्वान वर्ग, योद्धा या सैनिक, व्यापारी वर्ग और मजदूर वर्ग, यही आपका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, कर्म के आधार पर सिंधु सभ्यता का समाज जो था वो विद्वान वर्ग, योद्धा वर्ग, व्यापारी वर्ग और मजदूर वर्ग में बटा रहता था। ठीक, बाकी कोई ऑप्शन यहाँ पर सही नहीं है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 41। सिंधु सभ्यता में पूरी तरह से किस धार्मिक स्थल के निर्माण का प्रमाण नहीं मिला है। अच्छा ठीक है, फिर से देखें क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता में पूरी तरह से
किस धार्मिक स्थल के निर्माण का प्रमाण नहीं मिला, या फिर किस स्थल कह लीजिए, धार्मिक यहाँ पर दे दिया इन्होंने। ऑप्शन देखेंगे, यज्ञ कुंड, मंदिर या धर्म स्थल, मूर्तियों का, पवित्र स्नान स्थलों का। अब देखिए, सिंधु सभ्यता में पूरी तरह से किस धार्मिक स्थल के निर्माण का प्रमाण नहीं मिला है? यज्ञ कुंड तो मिले हैं भाई, ठीक है, मूर्तियां तो बहुत मिली है, फिर पवित्र स्नान, बड़े बड़े स्नानागार भी मिले हैं, लेकिन मंदिर और धर्म स्थल कहीं पर भी प्राप्त नहीं हुए पूरी सभ्यता में, ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 में क्या पूछा है? सिंधु वासियों के धार्मिक जीवन में कौन सा पशु सबसे पवित्र और पूजनीय माना जाता था? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट, ठीक है। पहला, गाय, एक श्रृंगी पशु जिसको कि यूनिकॉर्न बोलते थे, यूनिकॉर्न मतलब एक सींग होता था जिसका, ठीक है, तथा कुबड़ वाला बैल, ये भी प्राप्त हुआ है खुदाई से, ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। मतलब सिंधु सभ्यता के लोग जो थे वो एक सींग वाला पशु, घोड़े जैसा दिखता था उसको, और कुबड़ वाले बैल को बहुत पवित्र मानते थे, उसकी पूजा करते थे, ठीक है। बाकी कोई जानवर यहाँ पर सही नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 43। मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मुहर पर 3 या फिर 3 लिख लीजिए हिंदी में, 3 मुख वाले किस देवता का प्रमाण मिलता है जिन्हें आदि शिव कहा गया है? ठीक, ऑप्शंस, इंद्र, पशुपतिनाथ, विष्णु या फिर ब्रह्मा। अब देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता से बात करें अगर, तो पशुपतिनाथ, ये सब वैदिक सभ्यता में आएंगे आगे चल करके, ठीक है। पशुपतिनाथ, इन्हें क्या कहा जाता था? आदि शिव। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 44। शव को खुले मैदान में जानवरों को खाने के लिए छोड़ देना किस प्रकार का शवाधान कहलाता था? ठीक है, ऑप्शन है, पूर्ण शवाधान, आंशिक शवाधान, दाह संस्कार या फिर कलश शवाधान। अब देखिए, ये जो लिखे हैं चारों के चारों मिलते थे सिंधु घाटी सभ्यता के द्वारा। पूर्ण समाधान का मतलब पूरी तरह से दफन कर देना। आंशिक समाधान यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है, थोड़ा बता दें आपको, आंशिक समाधान सही जवाब है। होता क्या था इसमें, खुले में छोड़ देते थे जानवरों को खाने के लिए, ठीक है, सबको। जब जानवर खा लेते तो जो हड्डियां बचती थी, ठीक है, उनको दफन कर देते थे, तो क्या हो गया वो आंशिक समाधान। इसके अलावा दाह संस्कार मतलब सबको जला देना। कलश समाधान का मतलब क्या होता था, इसमें हड्डियों को एक कलश में भर करके, सुंदर कलश में भर करके तब उसको दफन करते थे। ये खासकर बच्चों के लिए किया जाता था, ठीक है। तो इसमें सही जवाब क्या हो जाएगा, आंशिक समाधान। इसमें क्या होता था, शव को खुले मैदान में जानवरों को खाने के लिए छोड़ देते थे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 45। किस इतिहासकार ने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, दो स्थल है हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, इनको सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानियां कहा था? ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा गया है, ठीक है। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को किसने जुड़वा राजधानियां कहा था? मार्टिमर व्हीलर ने, स्टुअर्ट पिगट ने, A.L. बाशम ने या फिर जॉन मार्शल ने? इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी, स्टुअर्ट पिगट। कहीं कहीं पर ये आधा गा और मिलता लगा हुआ, ठीक है, पिगट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 में क्या पूछा है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के आर्थिक जीवन का मुख्य आधार क्या था? अब आर्थिक जीवन मतलब वो अपनी कमाई कैसे करते थे, ठीक है। सामाजिक जीवन हम लोगों ने अभी क्वेश्चंस देख लिए हैं, समाज में समानता नहीं थी, नगर बटे थे, उच्च नगर निम्न नगर में, ठीक है। अब यहाँ पर क्या पूछा है, आर्थिक जीवन का मुख्य आधार क्या था? केवल शिकार करना? बिल्कुल नहीं। कृषि और पशुपालन? केवल युद्ध लूटना? ऐसा बिल्कुल नहीं। विदेशी नौकरी तो कोई मतलब नहीं, ठीक है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी, कृषि और पशुपालन। मतलब सिंधु घाटी से बता के लोग जो है अपना जीवन यापन या फिर कमाई किसे करते थे? कृषि और पशुपालन करके। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, नंबर 46 हो गया, ठीक है। 47 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, कह रहे खुदाई के दौरान गाय, भेड़ और ऊंट के चित्र मोहरों पर नहीं मिलते हैं, तो सही बात है, ठीक है। परंतु किस पशु के अस्तित्व को लेकर सबसे अधिक विवाद है? मतलब हाँ देखिए, क्वेश्चन समझिए, चित्र तो इनके भी नहीं मिलते हैं, और कह रहे हैं कि एक और जानवर जिसका चित्र नहीं मिलता लेकिन उसके अवशेष मिले हैं, तो विवाद हो जाता है कि पता नहीं था कि नहीं था, ठीक है। तो किस जानवर की बात कर रहे हैं? बैल, कुबड़ वाला बैल था, कोई विवाद ही नहीं। हाथी, कुत्ता या फिर घोड़ा? तो इसमें सही जवाब हो जाएगा घोड़ा, क्योंकि घोड़े के अवशेष मिले हैं लेकिन कहीं पर मूर्ति वगैरह नहीं मिल पाई है, ठीक है, या फिर मोहरों पर नहीं मिला, इस वजह से थोड़ा डाउट रहता है कि था कि नहीं था।
चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 48। सिंधु सभ्यता में व्यापार का मुख्य माध्यम, अब देखिए व्यापार तो था, इसी वजह से नगरीय सभ्यता थी ये, है ना, व्यापार था इसी वजह से नगरीय सभ्यता कही गई। अब कह रहे हैं क्योंकि व्यापार कहाँ होता है, नगरों में होता है। सिंधु सभ्यता में व्यापार का मुख्य माध्यम क्या था, जैसे आज के टाइम पर मुद्रा है, उस टाइम पर कैसे व्यापार होता था, कागजी मुद्रा बिल्कुल नहीं थी ही नहीं। वस्तु विनिमय प्रणाली, ठीक है, यही ऑप्शन आपका सही हो गया। बाकी क्रेडिट कार्ड, सोने के सिक्के कुछ मतलब नहीं, ठीक है। वस्तु विनिमय प्रणाली, सिंधु सभ्यता में व्यापार का मुख्य माध्यम क्या था, वस्तु विनिमय, वस्तु के बदले वस्तु। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49। सिंधु घाटी सभ्यता के व्यापारिक मार्गों के अंतर्गत सुतकांगे डोर को क्या नाम दिया गया था। ऑप्शंस, धार्मिक राजधानी, अब देखिए सुतकांगे डोर कहाँ पड़ता है, पाकिस्तान में। धार्मिक राजधानी, व्यापारिक चौराहा, कृषि केंद्र, शिल्प कला का गढ़, क्या बोलते थे, व्यापारिक चौराहा बोलते थे सुतकांगे डोर को, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, लास्ट आज की क्लास का, क्वेश्चन नंबर 50। चलिए बताइए, सिंधु घाटी सभ्यता की लेखन कला या लिपि किस प्रकार की थी जिसे अभी तक पढ़ा ही नहीं जा सका है, ठीक है, तभी तो इसको आदि ऐतिहासिक काल में शामिल किया गया। मतलब लिपि मिली है लेकिन पढ़ा नहीं जा सका आज तक। तो कैसी लिपि थी, ब्राह्मी थी क्या, नहीं, ब्राह्मी तो पढ़ी जा चुकी है, देवनागरी भी पढ़ी जा चुकी है, ठीक है, कीलकाक्षर लिपि या फिर चित्राक्षर, भाव चित्रात्मक, ठीक है, भाव चित्रात्मक मतलब चित्रों में बात करते थे लोग, उसको कौन पढ़ पाएगा, ठीक है। तो ये भाव चित्रात्मक शैली थी, इस वजह से इसको नहीं पढ़ाया जा सका। तो इस तरीके से आज की क्लास में हम लोगों ने 50 प्रश्नों को यहाँ पर देखा, प्रैक्टिस की, ठीक है। ये जो भी चीजें हैं हम लोग ऑफलाइन क्लासेस में पढ़ चुके हैं, ठीक है, आप लोगों ने भी पढ़ी होंगी कहीं ना कहीं। तो प्रैक्टिस के लिए क्लास है, हमारा मेन उद्देश्य क्या है कि आपको एक बार क्वेश्चंस को दिखाना, किस तरीके से क्वेश्चंस बन सकते हैं, कैसे पूछे जाते हैं पेपर में, ठीक है। तो मैंने कोशिश की है यहाँ पर 50 प्रश्न लाने की, जो भी हमारे हिसाब से इंपॉर्टेंट लगे मुझे वो मैंने इस क्लास में शामिल किए, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही। आने वाली क्लास में हम लोग वैदिक सभ्यता पर क्वेश्चंस देखेंगे, ठीक है। अभी तक 2 क्लासें हम लोगों ने प्रैक्टिस की है इतिहास की। पहली क्लास में क्या देखा था, इतिहास के परिचय पर प्रश्न थे, इतिहास के स्रोतों पर प्रश्न थे, तिथि निर्धारण कैसे करते हैं, इसके बाद में उसका वर्गीकरण जो किया गया था कालक्रमानुसार, ठीक है। उस वर्गीकरण में पहला जो भाग था कौन सा, प्राग ऐतिहासिक काल, जिसमें कि पाषाण काल, और पाषाण काल के 3 भाग हम लोगों ने पढ़ लिए थे, पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। इन पर आधारित प्रश्न हम लोगों ने पहली क्लास में किए थे। और आज की क्लास में आद्य ऐतिहासिक काल में सिंधु घाटी सभ्यता पर आधारित 50 प्रश्नों को यहाँ पर प्रैक्टिस में देखा हम लोगों ने, ठीक है। तो आने वाली क्लास में हम लोग वैदिक सभ्यता पर प्रैक्टिस करेंगे, ऐसे ही श्रृंखला चलती रहेगी। बने रहिए गोल्डन एज गाइड पॉइंट के साथ। थैंक यू वेरी मच।